गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी बच्चों? गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो कल से हमने एक नया बैच स्टार्ट किया था और ये बैच रेगुलर 7 PM पे लाइव हुआ करेगा। जैसा कि रेगुलर हो रहा है ये बैच 7 PM पे लाइव, और ये लाइव बैच होगा। इरफान अहमद गुड इवनिंग, करण यादव हेलो। तो हेलो ऑल ऑफ यू। तो बच्चों कल जो हमने आपको पढ़ाया था उस बात को आप सभी देख लो, फिर इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है ना। और अगर आप सभी हो सके तो एक बार वीडियो को शेयर कर दें। जितने भी स्टूडेंट लाइव हैं आप सभी स्टूडेंट एक बार वीडियो को जरूर है शेयर कर दें। निश्चित रूप से इस बैच को आप सभी को बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होगा कि मजा आ जाएगा। यानी आप कॉन्सेप्ट बेस पे इंग्लिश पढ़ेंगे, यानी अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट। अगर जिन बच्चों की इंग्लिश अगर सही नहीं है या फिर आपको इंग्लिश से डर लगता है या इंग्लिश की फोबिया है तो आपको इस बैच को जरूर है अटेंड करना चाहिए। निश्चित रूप से कि आप सभी बहुत बढ़िया सीख पाएंगे। कल एक बार हमने आपको क्या पढ़ाया था, एक बार मैं उस बात को रिवाइज कर दे रहा हूं, फिर इसके बाद आगे चल रहे हैं हम लोग। कल हमने आपको एक बात बताया था कि प्रोनाउन वर्ड की अगर बात की जाए तो आप कहना कि सर ये प्रोनोमेन एक लैटिन वर्ड से बना हुआ है, और प्रोनोमेन कहने का मतलब प्रो प्लस नोमेन अगर स्प्लिट कर दिया जाए तो आप सभी कहना कि प्रो यानी इन प्लेस ऑफ, यानी इंस्टेड ऑफ या इंस्टेड ऑफ या इन लिeu ऑफ कह सकते हैं, यानी के स्थान पर, और नोमेन यानी नाउन, यानी नाउन के स्थान पर। लेकिन अगर आप सभी कॉम्पिटिटिव लेवल में देखें तो इससे भी कुछ और अधिक भी है। वो क्या है? हमने 3 बातें आपको सिखाई थी। रिप्लेस अ नाउन, जो नाउन को रिप्लेस करेगा, यानी क्या कहा जाएगा? प्रोनाउन। जो नाउन की रेपिटेशन को अवॉइड करने का काम करेगा वो आपको क्या कहा जाएगा? प्रोनाउन। जो नाउन की रिपीटिशन को अवॉइड करने का काम करेगा वो क्या कहा जाएगा? प्रोनाउन। फिर इसके बाद आपको ये बताया गया कि प्रोनाउन एक अनप्रोडक्टिव वर्ड भी कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? तो आप कहना सर कि प्रोनाउन एक अनप्रोडक्टिव वर्ड भी कहा जाएगा, यानी अनप्रोडक्टिव वर्ड को भी आप सभी क्या कहते हैं? प्रोनाउन ही कहते हैं। बात समझ में आ गई थी। फिर इसके बाद आगे हम लोग समझे थे क्या? प्रोनाउन के काइंड्स को समझा था। इसके बाद हम लोगों ने आगे क्या समझा था? प्रोनाउन के काइंड्स को समझा था, मतलब प्रोनाउन के प्रकार को हम सभी ने समझा था कि आखिर ये प्रोनाउन का प्रकार क्या होगा, प्रोनाउन का काइंड्स क्या होगा। हम लोगों ने जब प्रोनाउन के काइंड्स को समझा तो आपको ये बताया गया सर प्रोनाउन के काइंड्स जो है वो 10 काइंड्स हैं, और एग्जांपल्स दिए गए। एग्जांपल के बाद आपको प्रोनाउन के काइंड्स बताए गए 10 काइंड्स ही। इसमें से हमने आपको फर्स्ट प्रोनाउन यानी पर्सनल प्रोनाउन एक्सप्लेन किया, सेकंड पजेसिव प्रोनाउन एक्सप्लेन किया। पर्सनल प्रोनाउन में हमने क्या एक्सप्लेन किया एक बार आप सभी देख लो। पर्सनल प्रोनाउन की अगर बात करें तो आप कहना सर पर्सन प्लस अल, यानी एक ऐसा प्रोनाउन जो पर्सन से रिलेटेड हो, ऐसे प्रोनाउन को आप सभी पर्सनल प्रोनाउन कहिएगा। अब पर्सन से मतलब संबंध, मतलब पर्सन से हमारा यहां पर किसी व्यक्ति से संबंध नहीं है। आप कहना सर पर्सन से मेरा रिलेशन है किसी चीज से, मतलब किस यूनिट से पर्सन से संबंध रख रहा है, तो इस बात को आप समझो। तो आप कहना सर फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, मतलब पर्सन इंग्लिश की एक यूनिट होती है उससे संबंध हमारा किसका होता है? पर्सन का होता है। तो आप कह सकते हैं पर्सनल प्रोनाउन मतलब पर्सन प्लस अल एक ऐसा प्रोनाउन जो पर्सन के लिए यूज किया जाए। पर्सन को आप कहना क्या? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। जैसे स्पीकर मैं हूं तो मैं फर्स्ट पर्सन हुआ, लिसनर आप हैं, आप सेकंड पर्सन हुए, और इसके सिवाय छोड़ करके बाकी सारी चीजें क्या कही जाएंगी? थर्ड पर्सन कही जाएंगी। आई और वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, बाकी नॉन एक्टिव पर्सन जिसके बारे में टॉक्ड अबाउट अगर बात की जाए दैट इज नॉन एक्टिव पर्सन, यानी नॉन एक्टिव पर्सन यानी थर्ड पर्सन उसे कहा जाएगा। आपको ये 3 बातें बता दी गई। फिर अगेन आपको बताया गया कि आई की अगर बात की जाए तो आई नेचर वाइज तो सिंगुलर है, बट इन प्रेजेंट टेंस में एज अ प्लूरल काम करेगा। फिर आई अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर का प्लूरल आप क्या बनाएगा? वी। You both singular and plural, and when you show the plurality of you use you all या फिर all of you। आप क्या लगा सकते हैं? you all या फिर all of you लगा सकते हैं। फिर आपको आगे बताया गया कि आईशी में he she it के बारे में, तो he she it सिंगुलर है और इसका प्लूरल आप सभी क्या बनाएंगे? तो दे बनाएंगे। आप कहना सर इसका प्लूरल क्या बनेगा? तो आप कह लेना सर दे बनेगा। अगर आपको ये बात समझ में आ गई हो और ये बात क्लियर हो गई हो तो इसके बाद हमने आपको एक चार्ट बताया था, ये बात आप सभी लिख लीजिएगा। इसके बाद एक चार्ट हमने प्रिपेयर करवाया था, ये इसी पर बेस्ड, और इस चार्ट पे बेस्ड कुछ स्टडीज थी हमने वहां पर आपको बताया था। फिर इसके बाद पजेसिव प्रोनाउन पे आ जाइएगा।
पॉजिटिव प्रोनाउन आपको बताया गया कि आप जो पोजीशन बताने का काम करे, अधिकार बताने का काम करे, उसे आप पॉजिटिव प्रोनाउन कहिएगा। पॉजिटिव की बात करें तो आप कह लेना कि इसमें 7 एडजेक्टिव्स होंगे और ये 6 प्रोनाउंस है। ये पॉजिटिव डिटर्मिनर कहे जा सकते हैं। और डिटर्मिनर, एक बात याद रखना, इंग्लिश में कभी भी अकेले नहीं लिखे जा सकते। उसी प्रकार से अगर हम सभी प्रोनाउन की बात करें तो ये बताएं कि माइन का सेंस क्या हो गया, माई प्लस नाउन, और इससे किस प्रकार से सवाल पूछे जाते हैं, ये बात हमने कल की क्लास में आपको समझा दिया था। आज इसके आगे ही हम लोगों को स्टार्ट करना था, और इसके आगे सॉरी, हमने आपको यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बताया था। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यानी एक ऐसा प्रोनाउन जो डिमॉन्स्ट्रेट करेगा, मतलब इंगित करने के काम आएगा, पॉइंट आउट, या आप कह लीजिएगा इंडिकेट, एक ऐसा प्रोनाउन जो इंडिकेट करे, उसे आप डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहिएगा। के बाद आपको क्या समझाया गया कि दिस दैट की बात करें तो दिस दैट सिंगुलर होगा, और दिस नियर के लिए, दैट डिस्टेंट यानी दूर के लिए। इसी प्रकार से दिस नियर के लिए और दोस डिस्टेंट के लिए, दूर के लिए, और ये प्लूरल होता है। डिटरमिनर भी ये कहे जाते हैं, और डिटरमिनर तब कहे जाते हैं जब इनके बाद आप किसी नाउन को लगा दें तो आप कहना सर ये क्या कहे जाएंगे, आपके डिटरमिनर कह दिए जाएंगे। फिर आपको एग्जाम्पल दिए गए कि आई वॉज साई इन दोज डेज और आई एम साई इन दीज डेज। समझ गए हो, कल की क्लास में हमने ये एक्सप्लेन कर दिया था। फिर एक सवाल हमने दिया था, दिस और दैट का कैसे रिलेशन होगा, आपको ये कल बात बताई गई थी। अगर आपको ये बात अब तक समझ में आ गई हो तो इसके बाद आगे आ जाए। आज 4 नंबर का प्रोनाउन होगा हम लोगों का, और 4 नंबर का प्रोनाउन कौन सा होगा, तो लिखिएगा क्या, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन को समझने के लिए सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा रेसिप्रोकेशन है क्या। सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि रेसिप्रोकेशन क्या है। तो अगर आप इस बात को समझे कि रेसिप्रोकेशन क्या है, तो आप कहना सर ये रेसिप्रोकल रेसिप्रोकेट से बना हुआ है। तो ये रेसिप्रोकेट कहा क्या जाएगा, इस बात को आप सभी समझो। तो रेसिप्रोकेट को आप सभी ने समझा होगा कि सर एक हम लोगों ने बचपन में देखा जाए, क्यों अभी भी पढ़े होते हैं कि गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट। अर्नव द्विवेदी गुड इवनिंग, वंदना सॉरी वीरेंद्र कुमार यादव गुड इवनिंग वीरेंद्र। हाँ, तो हमने कहा कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन की बात करें तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या है, इस बात को समझने की कोशिश करिएगा। हमने कहा रेसिप्रोकेट, रेसिप्रोकेट कहने का मतलब क्या होगा कि हम लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा कि गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट। आप मुझे रिस्पेक्ट दीजिए, रिस्पेक्ट आपको मिलेगी, उसे ही रेसिप्रोकेशन कहा जाता है। कहने का मतलब क्या, आप ये कह सकते हैं कि रेसिप्रोकेट की बात करें तो आप इस बात को कह सकते हैं कि मान लो कि ये दो व्यक्ति हैं आपके, तो ए ने बी को और बी ने ए को, इसे ही रेसिप्रोकेशन कहा जाता है। यही क्या कहा जाता है, रेसिप्रोकेट कहा जाता है। तो ए ने बी को और बी ने ए को, आप इसे रेसिप्रोकेट कहिएगा, मतलब रेसिप्रोकेशन कहिएगा। बात समझ में आ गई है। अगर ये रेसिप्रोकेट आपको क्लियर है और रेसिप्रोकेट आपको अगर समझ में आ गया हो, तो इस बात को आप आगे समझने की थोड़ा सा प्रयास करिएगा। थोड़ा सा आगे समझने का आप सभी प्रयास करिएगा। क्या समझने का प्रयास करिएगा, इस बात को देखें आप। तो हमने कहा रेसिप्रोकल प्रोनाउन, तो आपने कहा रेसिप्रोकेट, यानी ए ने बी को और बी ने ए को, वो रेसिप्रोकेट कहा जाएगा। अब यहां पर आप थोड़ा सा समझिएगा, गिव एंड टेक रिस्पेक्ट कहने का मतलब, अगर आपने मुझे रिस्पेक्ट दिया तो मैं आपको रिस्पेक्ट दूंगा, तो उसे ही क्या कहा जाएगा, रेसिप्रोकेशन कहा जाएगा। गिव एंड टेक की बात की जाए तो आप उसे ही क्या कहना, रेसिप्रोकेशन कह देना। आप उसे ही क्या कह देना, रेसिप्रोकेशन कह देना। तो रेसिप्रोकेट वाला वर्ड आप सभी को समझ में आ गया होगा कि रेसिप्रोकेट कहा क्या जाएगा। बात समझ में आ गई है। चलो, थोड़ा सा बच्चों वेट करिएगा, बस 1 मिनट। रोहित राजपूत गुड इवनिंग। अखिलेश पाल गुड इवनिंग अखिलेश।
चलो, हुआ क्या था, थोड़ी सी समस्या हो गई थी, माफ करिएगा थोड़ा सा। अब दिक्कत नहीं होगी। तो फोर्थ नंबर का प्रोनाउन हमने क्या स्टार्ट किया था, रेसिप्रोकल स्टार्ट किया था। क्या स्टार्ट किया था, रेसिप्रोकल स्टार्ट किया था। तो अगेन आप सभी रेसिप्रोकल को समझ लो कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन है क्या क्या। अगर रेसिप्रोकल प्रोनाउन की बात करें तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहाँ किसे जाएगा, इस बात को समझ लो। तो आपको समझाया गया कि रेसिप्रोकेट, रेसिप्रोकेट है क्या। तो अगर आप सभी समझे तो आप कह देना कि सर रेसिप्रोकेट आप उसे कहेंगे कि अगर ए ने बी को और बी ने ए को, आप इसे ही रेसिप्रोकेशन कहिएगा। यानी गिव एंड टेक की बात करें, यानी अगर आपने मुझे रिस्पेक्ट दिया तो डेफिनेट है मैं आपको रिस्पेक्ट दूंगा। गिव एंड टेक रिस्पेक्ट मतलब आप मुझे रिस्पेक्ट दीजिए, मैं आपको रिस्पेक्ट दूंगा, और उसे ही क्या कहिएगा, आप सभी रेसिप्रोकेशन कहिएगा। ये रेसिप्रोकेशन आपको समझ में आ गया हो, ठीक है। तो अब इन पे हम लोग देखते हैं कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन जो है वो सबसे छोटे प्रोनाउन है, लेकिन बड़े खतरनाक भी है। अब ये छोटा, अच्छा रेसिप्रोकेट वाला वर्ड समझ में आ गया। रेसिप्रोकेट कहने का मतलब आप मुझे, मैं आपको, उसे आप कहिएगा क्या, रेसिप्रोकेट कहिएगा। अब समझिएगा यहां पर थोड़ा सा, आप उसे क्या कहिएगा, रेसिप्रोकेट कहिएगा। अब समझिएगा थोड़ा सा, क्या हमने आपको ये कहा कि रेसिप्रोकेट वाली बात आपको समझ में आ गई। हमने आपको ये कहा कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन दो होते हैं, एक होगा ईच अदर और एक होगा वन अनदर। एक होगा ईच अदर और एक होगा क्या, वन अनदर। अगर ईच अदर की बात करें तो आपने पढ़ा ही होगा, डेफिनेट है पढ़ा ही होगा कि यूज्ड फॉर टू पर्सन आर थिंग्स। अगर टू पर्सन या थिंग की बात की जाए तो ईच अदर, और अगर दो से अधिक पर्सन या थिंग की बात की जाए तो आप कहना सर वन अनदर। जैसे एक एग्जांपल देखो, हमने लिखा राम एंड श्याम, राम एंड श्याम हेल्प्ड, यानी राम और श्याम ने क्या की, हेल्प किया, और आपने कह दिया डैश। अब आपके पास ऑप्शन हमने दे दिया क्या, ईच अदर एंड वन अनदर। देखो किसी भी टॉपिक को हम लोग तीन लेवल में पढ़ेंगे, एक बेसिक लेवल, एक एडवांस लेवल, और लास्ट में क्या होगा, उसका प्रैक्टिस सेट होगा। ईच अदर एंड वन अनदर, हमने आपके पास दो ऑप्शंस दे दिए, ईच अदर और वन अनदर। तो आप आसानी से इसमें आंसर बता सकते हैं कि सर राम और श्याम की बात की गई है, मतलब यहां पर क्या हो जाना चाहिए, ईच अदर हो जाना चाहिए। तो आप सभी आंसर क्या मार्क कर लेंगे, ईच अदर मार्क कर लेंगे, मतलब ये वन अनदर नहीं होगा। बट एक सवाल हमने आपके लिए लिखा, आप सभी बताइएगा इसमें आंसर क्या होगा। एक सवाल हमने और भी लिखा आपके लिए, सवाल नंबर 1 हो गया, और क्वेश्चन नंबर 2 हमने इसे बना दिया। राम एंड श्याम, राम एंड श्याम looked at dash in the mirror. राम एंड श्याम looked at dash in the mirror. अब आपके पास ऑप्शंस हमने दे दिए, each other, one another, ourselves and themselves. अब आप बताएं इसमें अगर आंसर की बात करें तो आंसर आप सभी क्या फिल कर सकते हैं। हमने कहा राम एंड श्याम लुक्ड एट डैश इन द मिरर। आप जल्दी से आंसर कमेंट करें, क्या आंसर होना चाहिए। अखिलेश पाल, सर आज की क्लास में जो आपने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन पढ़ाया था सर, आइदर एंड नाइदर के एग्जांपल के साथ समझा दीजिए प्लीज। ठीक है अखिलेश। चलो अहमद अली, गुड इवनिंग। प्रवी, खुश रहिए, प्रणाम। अब आपको यहां पर थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। हमने ये कहा कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन आपके दो हैं, ईच अदर एंड वन अनदर। ईच अदर वो प्रोनाउन होगा जो दो के लिए होगा, वन अनदर वो प्रोनाउन होगा जो दो से अधिक के लिए होगा। हमने कहा राम एंड श्याम हेल्प्ड डैश, तो आपने इसमें तो ईच अदर बिल्कुल सही से लगा लिया। बट इस सवाल को अगर देखा जाए तो हमने कहा राम एंड श्याम लुक्ड एट डैश इन द मिरर, यानी राम और श्याम ने मिरर में क्या किया। अब थोड़ा सा मेरी बात को समझिएगा यहां पर। अगर सपोज मैं यहां पे इन द मिरर ना लिखा होता तो आप यहां पर ईच अदर फिल कर देते, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होती। लेकिन आप ये बताएं, क्या इस सेंटेंस को अगर मिरर में राम और श्याम ने देखा तो क्या ये रेसिप्रोकेट वाली बात कहीं की जा रही है? क्या ऐसा किया जा रहा है इसमें कि राम ने श्याम को देखा और श्याम ने राम को देखा?
अगर हमने इन द मिरर अगर ना लिखा होता तो ये रेसिप्रोकेशन था और तब आप ईच अदर यहां पे लगा दिए होते, इसमें कोई भी गलती नहीं होती। लेकिन हमने कहा कि राम और श्याम ने मिरर में देखा, इसका मतलब ये रेसिप्रोकेशन तो नहीं हुआ, इसका मतलब ये रेसिप्रोकेशन तो हुआ नहीं। अब अगर रेसिप्रोकेशन नहीं हुआ, अगर हमने कहा थोड़ी देर के लिए अगर मान लिया जाए इन द मिरर नहीं है, तो यहां पर आंसर आप ईच अदर लगा लेंगे, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि राम ने श्याम को देखा और श्याम ने राम को देखा, रेसिप्रोकेशन हो आ जाएगा। लेकिन हमने कहा राम और श्याम ने मिरर में देखा। आप एक बात बताइएगा, यहां पर क्या रेसिप्रोकेशन हो सकता है? तो आप कहना नहीं। कैसे नहीं, इस बात को समझो। ऐसे नहीं कि आप ये बताएं कि हमने कह दिया ये आपका एक क्या हो गया, मिरर हो गया, ये आपका क्या हो गया, एक मिरर हो गया। यहां पर ये एक पर्सन राम था और एक पर्सन ये क्या था, श्याम था। एक पर्सन राम था और एक पर्सन क्या था, श्याम था। राम ने शीशे को देखा, श्याम ने शीशे को देखा। हम यहां पे तो यही कहना चाह रहे कि राम और श्याम ने शीशे में देखा। यहां पर हम ये तो कहना नहीं चाह रहे कि राम ने श्याम को देखा, श्याम ने राम को देखा। अगर रेसिप्रोकेशन नहीं है तो आप कहेंगे सर ईच अदर एंड वन अनदर यहां पर नहीं होगा। फिर हम ये कहना चाह रहे हैं कि राम और श्याम ने कहां पर देखा, शीशे में देखा। तो आपने कहा कि सर ये तो फर्स्ट पर्सन है, जबकि यहां पर जो प्रोनाउंस है, नाउन है, वो थर्ड पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन लगेगा नहीं। अब यहां पर आप क्या लगा सकते हैं, देमसेल्व्स लगा सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा केयरफुल कि अगर इन द मिरर ना लिखा होता, अगर इन द मिरर ना लिखा होता तो आप कह देते कि सर रेसिप्रोकेशन हो गया होता, और रेसिप्रोकेशन हो गया होता उस केस में आप क्या लगा लेते, यहां पर ईच अदर लगा लेते। अब आपको ये बात समझ में आ गई कि सर ये रेसिप्रोकेशन प्रोनाउन यानी रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या कहा जाएगा। आपको ये बात समझ में आ गई कि सर रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या कहा जाएगा। एक ऐसा प्रोनाउन जो कि रेसिप्रोकेट करेगा, यानी एक ने ए ने बी को, बी ने ए को, वही रेसिप्रोकल कहिएगा। रेसिप्रोकल प्रोनाउन आपके दो हैं, ईच अदर इज यूज्ड फॉर टू पर्सन आर थिंग्स एंड वन अनदर इज यूज्ड फॉर मोर देन टू पर्सन आर थिंग्स। फिर आपको कहा गया कि राम एंड श्याम हेल्प्ड डैश, तो अब यहां पर यह हुआ राम ने श्याम की हेल्प की, श्याम ने राम की हेल्प की, रेसिप्रोकेशन है, आपने क्या लगा लिया, यहां पर ईच अदर लगा लिया। फिर हमने कहा कि राम एंड श्याम लुक्ड एट डैश इन द मिरर, राम और श्याम ने मिरर में देखा। मतलब ये हुआ कि अगर इन द मिरर वर्ड हम यहां पे ना लिखे होते तो आप कहते सर ये रेसिप्रोकेशन हो गया होता, तब आपको ईच अदर लगाना सही होता। लेकिन इन द मिरर अगर मैंने लगा दिया तो उन्होंने मिरर में देखा, उन्होंने एक दूसरे को नहीं देखा, तो आप कहेंगे सर रेसिप्रोकेशन नहीं होगा, मतलब आंसर नंबर 1 और 2 नहीं होगा। यहां पर आर सेल्फ इस वजह से नहीं होगा क्योंकि ये थर्ड पर्सन के नाउन है और थर्ड पर्सन के नाउन के लिए फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन नहीं लगेगा, इस वजह से ये गलत है। अब राम और श्याम ने किसे देखा, मिरर को देखा, आप कहेंगे सर यहां पर थर्ड पर्सन का प्रोनाउन देमसेल्व्स आपका हो जाएगा। अब ये बात आपको समझ में आ गई होगी। प्रीति ठाकुरिया, गुड इवनिंग। तो आपको ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन समझ में आ गया होगा, रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या कहा जाएगा। इसके बाद आगे समझने की आप सब कोशिश करें। नेक्स्ट प्रोनाउन समझते हैं, और नेक्स्ट प्रोनाउन क्या होगा आपका 5 नंबर का प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अगर हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को समझें तो आप ये कहना कि सर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन यानी जो प्रोनाउन डिस्ट्रीब्यूट करेगा। डिस्ट्रीब्यूटिव कहने का मतलब क्या होगा, ये वर्ड डिस्ट्रीब्यूट से बना ही है। ये वर्ड कहां से बना है, तो आप कहना सर ये वर्ड डिस्ट्रीब्यूट से बना हुआ है। अगर ये वर्ड डिस्ट्रीब्यूट से बना हुआ है तो डिस्ट्रीब्यूट कोई चीज की कैसे जाती है, तो हमने कह दिया आपके पास कोई भी वस्तु मान लो 100 है और 20 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो 100/20 इसी प्रकार से आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो क्या आएगा, तो आप कहेंगे सर 5 आएगा। 100/20 क्या आएगा, 5 आएगा। मतलब ये है कि प्रत्येक को 5 दे दिया जाए, वही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है। अब अगर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की बात करें तो आप कहना सर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन तो 3 है इंग्लिश में, ईच, आइदर एंड नाइदर। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कितने हैं, तो आप कहना सर 3 है, ईच, आइदर एंड नाइदर। अब आप ये कहना सर ईच का यूज वैसे होता है, ईच का मतलब प्रत्येक, लेकिन प्रत्येक कहने से आपका काम चलने वाला इंग्लिश में नहीं है, जो स्टैंडर्ड अब दे रहा है।
आप कहना ईच अगर कोई भी नाउन या तो दो से अधिक है या फिर दो है, इस साइन का मतलब आप सभी समझ पा रहे होंगे। अगर कोई नाउन दो है या दो से अधिक है, अगर कोई भी नाउन या तो दो है या दो से अधिक है, आप कहना सर उसके लिए ईच लगाएंगे। अगर आइदर की बात की जाए तो आप कहना सर आइदर कहने का मतलब दो में से कोई एक, यानी वन आउट ऑफ टू। अगर दो में से एक की बात की जाए तो वहां पे आइदर लगाना। नाइदर की बात की जाए तो नो आउट ऑफ टू, और आप सबने समझा होगा कि नो आउट ऑफ टू मतलब दोनों में से कोई नहीं। अब दोनों में से कोई नहीं मतलब क्या है, जीरो है, और जीरो भी सिंगुलर कहा जाएगा। कैसे, इस बात को समझ लो थोड़ा सा। आपको हमने एक बात बताया होगा कि अगर कोई भी नाउन या तो एक है या एक से कम है, वो क्या है, सिंगुलर है। अब एक से कम तो जीरो हो सकता है ना, और अगर कोई भी नाउन एक से अधिक है तो आप कहना सर वो प्लूरल है। तो अगर कोई नाउन एक या एक से कम है वो सिंगुलर होगा, और अगर एक से अधिक है तो वो क्या होगा, प्लूरल होगा। आपने कहा सर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन आपके तीन है, यहां पे कौन कौन से, ईच, आइदर एंड नाइदर। बट थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा, जब भी ईच वर्ड का नाम लिया जाता है तो आपके साथ एवरी वर्ड जरूर है नाम आ जाता है। अगर एवरी की बात करें तो आप कहना सर एवरी केवल और केवल ये डिटरमिनर कहा जाता है। एवरी केवल और केवल ये डिटरमिनर कहा जाता है, तो आप कहना सर ये केवल और केवल डिटरमिनर है। अगर ये डिटरमिनर है तो आप इस बात को कहना कि सर डिटरमिनर तो इंग्लिश में बिना नाउन के लिखे ही नहीं जा सकते। डिटरमिनर तो इंग्लिश में बिना नाउन के लिखे ही नहीं जा सकते, मतलब आप ये कहना कि एवरी तभी आएगा जब इसके साथ एक नाउन आएगा। अच्छा, एवरी का यूज आप सब करते हैं किसके लिए, दो से अधिक के लिए। अच्छा, दो से अधिक के लिए कैसे करते हैं, ये चीज आपको एडवांस लेवल में जो कि कल से स्टार्ट होगा, कल आपको ये बात समझा दी जाएगी। तो दो से अधिक के लिए हम सभी कहना चाहें तो वहां पर क्या लगा लेना, एवरी लगा लेना। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन आपने समझा, जो प्रोनाउन डिस्ट्रीब्यूट करने के काम आए आप उसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहिएगा। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन ईच, आइदर और नाइदर होते हैं। एवरी एक डिटरमिनर होता है, एवरी कोई प्रोनाउन नहीं होता। जैसे आप सभी अगर एक बात को समझे यहां पर, तो आप कहना कि सर ईच हो गए, आइदर हो गए, नाइदर हो गया, और इसके साथ साथ एवरी हो गया। यहां पर आप सभी लिख लीजिए, ईच और एवरी को एक साथ लिख लीजिए, ईच और एवरी, ईच और एवरी। आप कह देना सर अगर इनके साथ कोई नाउन आया तो अब ये कोई प्रोनाउन नहीं रहेंगे। अगर इनके साथ कोई नाउन आ गया तो अब ये कोई प्रोनाउन नहीं रहेंगे। आप कहना सर इन्हें क्या कहा जाएगा, डिटरमिनर कह दिया जाएगा, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव डिटरमिनर्स होते हैं, ध्यान में रखना आप सभी। तो इन्हें क्या कह दिया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कह दिया जाएगा। अगर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव ये है, जिस प्रकार से आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है उसी प्रकार से डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी होता है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव ये कब कहे जाएंगे, तो आप कहना सर अगर इनके साथ कोई नाउन आ गया तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होंगे, अगर नाउन नहीं आया तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। लेकिन एवरी केवल और केवल ये एडजेक्टिव यानी डिटरमिनर होता है, ये प्रोनाउन कभी भी नहीं हो सकता। तो एवरी केवल और केवल डिटरमिनर होता है, ये प्रोनाउन कभी भी नहीं हो सकता। जैसे एक एग्जांपल से समझ लो, एक एग्जांपल हमने लिखा इस प्रकार से कि आई हैव solved, I have solved every of the questions। अब थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा यहां पर, I have solved every of the questions। एक मिनट रुकिएगा, थोड़ा सा स्पेस की कमी है। क्या हमने लिखा सवाल, क्वेश्चन नंबर 1, I have solved every of the questions, every of the questions। अब हमने लिखा क्या, I have solved every of the questions हमने लिख दिया। अब एक बात बताइएगा, यहां पर अगर आप सभी देखें किसे ऑफ को, तो आपने इस बात को पढ़ा होगा कि ऑफ एक क्या है, प्रेपोजिशन है। अच्छा, प्रेपोजिशन के बाद जो आएगा वो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा। ये तो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। हमेशा ध्यान में रखिएगा कि प्रेपोजिशन के बाद जो आए वो प्रेपोजिशन का क्या कहा जाएगा, ऑब्जेक्ट कह दिया जाएगा। अच्छा, वो ऑब्जेक्ट या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा या जेरेंड होगा।
जेरंड कहने से मतलब क्या है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी इज यूज्ड लाइक अ नाउन। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एक नाउन की तरह से काम करे तो वो आपको क्या कहा जाएगा, जेरंड कह दिया जाएगा। अब हमने कहा कि आई हैव सॉल्व्ड एवरी ऑफ द क्वेश्चंस, तो आपने क्या कह लिया, प्रेपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट, यानी प्रेपोजिशन के बाद जो आएगा वो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट कह दिया जाएगा। तो आपने कह दिया ये तो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। अब ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। अब एक बात समझिए, सॉल्व, सॉल्व एक वर्ब है। अब ये वर्ब का ऑब्जेक्ट एवरी है। अब एक बात बताइएगा कि ऑब्जेक्ट तो कोई नाउन या प्रोनाउन ही होंगे ना। एवरी की बात करें तो एवरी केवल आपका डिटरमिनर है, कोई नाउन या प्रोनाउन तो है नहीं। तो आप कहेंगे सॉल्व का ऑब्जेक्ट एवरी हो नहीं पाएगा, क्योंकि सॉल्व का ऑब्जेक्ट एवरी हो नहीं पाएगा इस वजह से क्योंकि एवरी तो केवल आपका डिटरमिनर है, और डिटरमिनर किसी का ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट नहीं बनेगा। किसी का ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट बनाना है मतलब वो क्या होगा, नाउन या प्रोनाउन होगा। किसी का ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट बनाना है मतलब नाउन या प्रोनाउन होगा वो। तो आप कहेंगे सर एवरी यहां पर नहीं होगा। अगर एवरी नहीं होगा तो आप क्या लगाएंगे फिर यहां पर, तो आप कह दीजिए सर मैं ईच लगा दूं। आप कह दीजिए क्या लगा दीजिए, ईच लगा दीजिए। अगर ईच भी समझ में नहीं आया तो अगर ईच ऑफ द क्वेश्चंस आपका कहना बिल्कुल सही है, या आप चाहो यहीं पर तो आप यहीं पे आप लिख सकते हो क्या, एवरी क्वेश्चन कह सकते हो। आप चाहो यहीं पर तो आप क्या कह सकते हैं, एवरी क्वेश्चन, क्योंकि सॉल्व का ऑब्जेक्ट एवरी क्वेश्चन बन जाएगा, क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट क्वेश्चन बनेगा और क्वेश्चन के लिए एक डिटरमिनर हमने क्या लगा दिया, एवरी लगा दिया। या आप चाहो तो इसे आप ईच क्वेश्चन भी लिख सकते हो, बट आप ये बताएं कि हमने कहा आई हैव सॉल्व्ड एवरी ऑफ द क्वेश्चंस कहना गलत है, आई हैव सॉल्व्ड ईच ऑफ द क्वेश्चंस कहना पड़ेगा। या आप इसे कह लीजिए एवरी क्वेश्चन कह लीजिए। अच्छा एक सवाल और देखो, एक सवाल और देख लो। यहां पर हमने एक सवाल ये लिखा कि आई हैव आंसर्ड एवरी करेक्टली। अब आपने कहा कि सर करेक्टली वर्ड तो यहां पर एक एडवर्ब हो गया जो कि आंसर के बारे में बताने का काम कर रहा है। करेक्टली वर्ड तो एक एडवर्ब हो गया जो कि आंसर के बारे में बताने का काम कर रहा है। मतलब आंसर एक वर्ब है और जो वर्ब का होगा वर्ब का एक ऑब्जेक्ट होगा। अच्छा वर्ब का ऑब्जेक्ट ये एवरी है, लेकिन एवरी को देखो तो एवरी केवल एक डिटरमिनर मतलब एक एडजेक्टिव होता है। अब कोई डिटरमिनर है अगर तो वो नाउन का या प्रोनाउन का तो काम करेगा नहीं, वो तो एडजेक्टिव का काम करेगा। और डिटरमिनर किसी भी वर्ब का ऑब्जेक्ट तो आप बना नहीं सकते। तो आप कहेंगे सर एवरी नहीं, यहां पर क्या लगाइएगा, ईच लगाइएगा। अगर आपको ये बात समझ में आ गई हो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन किसे कहा जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होता है, ये अभी बेसिक चल रहा है, फंडामेंटल चल रहा है, इंग्लिश का फंडामेंटल। तो हमने आपको ये कहा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की अगर बात करें तो हमने आपको ये बताया कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जो डिस्ट्रीब्यूट करने के काम आएंगे, यानी बांटना। ईच, आइदर एंड नाइदर बांटने के काम आते हैं। ईच का यूज दो अथवा दो से अधिक के लिए करना, और आइदर यानी वन आउट ऑफ टू यानी दो में से कोई एक, नाइदर का मतलब दोनों में से कोई नहीं। आपको यहां पर बताया गया कि एवरी की बात की गई, और एवरी आप समझ में रखे रहना कि एवरी एक डिटरमिनर होता है, कोई प्रोनाउन नहीं होता। अगर प्रोनाउन नहीं होता तो डिटरमिनर बिना नाउन के कभी भी अकेले लिखे जा नहीं सकते। हालांकि देखा जाए तो ईच, एवरी, आइदर एंड नाइदर ये डिटरमिनर भी होते हैं, मतलब एक एडजेक्टिव का भी काम करते हैं, मतलब इनके साथ आप किसी नाउन को भी लगाते हैं, ठीक है ना। अब हमने कहा आई हैव सॉल्व्ड एवरी ऑफ द क्वेश्चंस, हमने कह दिया। तो आपने कहा कि सर ऑफ का ऑब्जेक्ट तो क्वेश्चंस हो गया, मतलब एवरी जो है वो सॉल्व का ऑब्जेक्ट बनेगा, जबकि एवरी तो एक एडजेक्टिव मतलब एक डिटरमिनर है, और डिटरमिनर किसी का ऑब्जेक्ट तो बनता नहीं। तो आप कहेंगे सर एवरी नहीं, यहां पे ईच ऑफ द क्वेश्चंस लगा दो, या फिर एवरी क्वेश्चन लिख दो। प्रेपोजिशन के बाद जो आएगा प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहा जाएगा। फिर आपने कहा आई हैव आंसर्ड एवरी करेक्टली, गलत है, करेक्टली तो यहाँ एडवर्ब है जो कि आंसर के बारे में बता रहा है। यहां पर आंसर का जो ऑब्जेक्ट है वो एवरी है, और एवरी तो एक डिटरमिनर, और डिटरमिनर कभी भी बिना नाउन के नहीं लिखे जा सकते। तो आप कहेंगे सर एवरी वर्ड गलत है, यहां पर आप क्या लगा दो, ईच लगा दो। क्या लगा दो, ईच लगा दो। तो आपने क्या क्या, ईच लगा दिया। इस बात को आप जल्दी से नोट करें, फिर इसके बाद आगे देखते हैं हम लोग। जितने बच्चे लाइव हैं आप ये बताएं कि लाइव तो हला बहुत कम बच्चे हैं, लेकिन ये बताएं आप सभी को समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है।
किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? जल्दी से बता दीजिए, आप सभी को समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है? किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? एक बार जल्दी से बता दें, फिर इसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। अगर कोई दिक्कत परेशानी होगी तो आप सभी जरूर बताइएगा, और मेरे को नहीं लगता कि कोई परेशानी आपको होगी। मेरे को नहीं लगता कोई परेशानी आपको होगी। वर्तिका यादव, गुड इवनिंग। मजा आ रहा होगा, नहीं आ रहा है, एक बार ये भी बता दीजिएगा आप सभी। चलो, अगर आपको ये बात समझ में आ गई हो, जो कि आपको क्वेश्चन, जो कि आपको 5 नंबर का ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन समझ में आ गया हो, तो ऐसा करते हैं 6 नंबर में आते हैं हम लोग। और 6 नंबर में क्या होगा आप सभी का, और एक बार आप सभी लोग शेयर कर दीजिए बच्चों। जितने बच्चे लाइव हैं, आप लोग पढ़ रहे हैं, शेयर नहीं कर सकते हैं क्या? तो कर दीजिए। प्रीति ठकुरिया, गुड इवनिंग। यस सर। विजय कियार, गुड इवनिंग। तो एक बार आप सभी शेयर कर दो, अपने दोस्तों के पास एक बार शेयर कर दो और बुला लाओ जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 5 नंबर का ये प्रोनाउन हो गया। 6 नंबर के प्रोनाउन को अगर समझे तो आप कहना 6 नंबर का प्रोनाउन क्या होगा? इंडेफिनिट प्रोनाउन। अब देखो, ये बात नाम से ही क्लियर है, यानी इंडेफिनिट प्रोनाउन कहने का मतलब ये कि एक ऐसा प्रोनाउन जो कि डिफिनिट नहीं होगा। एक ऐसा प्रोनाउन जो कि डिफिनिट नहीं होगा, यानी द प्रोनाउन दैट डिनोट्स इंडेफिनिट पर्सन आर प्लेस आर थिंग। मतलब एक ऐसा प्रोनाउन जो इंडेफिनिट पर्सन, प्लेस या थिंग के बारे में बताने का काम करे। एक ऐसा प्रोनाउन जो इंडेफिनिट पर्सन, प्लेस या थिंग के बारे में बताने का काम करे, ऐसे प्रोनाउन को आप सभी इंडेफिनिट प्रोनाउन कहिएगा। तो आप सभी बच्चों शेयर कर दो यार, मजा आ जाएगी, सच कह रहा हूं। मजा आ रहा है विजय की यार, बिल्कुल ठीक है, मजा आ रहा है। तो एक बार शेयर कर दो आप सभी, जितने बच्चे लाइव हैं, और ये रेगुलर क्लास 7 PM पर लाइव होगी, और आप सभी शेयर कर दो एक बार फास्ट। और निश्चित रूप से आप सभी को बहुत बेहतर पढ़ने को मिलेगा यहां पर, अगर आप सभी मेरा साथ दिए तो। चलो, अब ये बताएं कि इंडेफिनिट प्रोनाउन की बात करें तो इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होगा? द प्रोनाउन दैट डिनोट्स इंडेफिनिट पर्सन, प्लेस आर थिंग। मतलब अगर किसी इंडेफिनिट पर्सन, प्लेस या थिंग की बात की जाए, वो इंडेफिनिट प्रोनाउन कहा जाता है। इंडेफिनिट नाम से ही क्लियर है यार, अनिश्चित। क्या? अनिश्चित। अब देखो, कुछ प्रोनाउन की बात कर लेते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन की कुछ प्रोनाउन की बात कर लें अगर हम, तो आप कहना सम के साथ, एनी के साथ, नो के साथ और एवरी के साथ अगर वर्ड को कंपाउंड कर दिया जाए, किसे? बड़ी को, वन को, या थिंग को, या फिर आप कहना वेयर को, अगर कंपाउंड कर दिया जाए तो आप कहेंगे सर बड़ी को, वन को, थिंग को और वेयर को अगर कंपाउंड कर दिया जाए तो इससे टोटल 16 प्रोनाउंस बनेंगे। कैसे? somebody, someone, something, somewhere, anybody, anyone, anything and anywhere, nobody, no one, nothing and nowhere, फिर everybody, everyone, everything and everywhere। टोटल 16 प्रोनाउन आपके ये हो गए, 16 प्रोनाउंस ये हो गए। फिर और भी आगे समझो आप सभी, अगर हम बात करें तो आप ये कह लेना सर कुछ और भी होते हैं प्रोनाउंस आपके, कौन कौन से? जैसे नन हो गया, बोथ हो गया, ऑल हो गया, फिर सम हो गया, एनी हो गया, मैनी हो गया। इन्हें भी आप इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ प्रोनाउन ऐसे भी होते हैं जो प्रोनाउन की कैटेगरी में तो आएंगे ही, और प्रोनाउन के साथ साथ ये सभी डिटरमिनर भी कहे जाएंगे। मतलब ये कि नाउन के लिए भी प्रयोग किए जाते हैं, मतलब नाउन के साथ भी प्रयोग किए जाते हैं। अगर नाउन के साथ प्रयोग किए गए तो वो आपके डिटरमिनर होंगे, अगर नाउन के बिना प्रयोग किए गए तो वो आपके क्या होंगे? प्रोनाउन होंगे। तो ये अंतर है, आप इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना? शेयर कर दिए, वेरी गुड विजय। चलो, अब ये बताएं कि आप सभी इस बात को कह लेना कि सर ऐसा करो कि यहां पर नन को छोड़ करके बाकी बोथ की बात की जाए, या फिर ऑल की बात की जाए, या सम की बात की जाए, या फिर हमने कहा एनी की बात की जाए, या फिर मैनी की बात की जाए, तो आप कहना सर ये डिटरमिनर भी होते हैं। अगर ये डिटरमिनर हैं तो आप कहना सर इनके बाद एक नाउन आएगा। मतलब कहने का क्या हुआ बच्चा? मतलब बस एक आसान सी बात ये हुई कि अगर इनके बाद नाउन आ जाए तो ये डिटरमिनर है, ना आए तो ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है। क्या है? इंडेफिनिट प्रोनाउन है। अगर इनके बाद आ जाए नाउन तो आप कहना सर डिटरमिनर या एडजेक्टिव कह लेना अभी के लिए, बाकी इसके बाद हम डिफरेंसेस बताएंगे।
कब एडजेक्टिव कहिए, कब डिटरमिनर कहिए। तो आपको कहा गया कि अगर इन वर्ड के बाद अगर नाउन ना आए तो आप कहना सर प्रोनाउन है, अगर नाउन आ गया तो आप कहना सर क्या है, डिटरमिनर, मतलब एक एडजेक्टिव है। तो हमने कहा कि इंडिफिनिट प्रोनाउन एक ऐसा प्रोनाउन होगा जो किसी डिफिनिट पर्सन प्लेस के बारे में ना बताएगा, किसी डिफिनिट पर्सन किसी डिफिनिट थिंग के बारे में ना बताएगा, उसे आप इंडिफिनिट प्रोनाउन कहिएगा। इंडिफिनिट प्रोनाउन की बात करें तो ये आपके इंडिफिनिट प्रोनाउंस है, ये इंडिफिनिट प्रोनाउंस है। लेकिन हमने कहा बोथ हो गया, ऑल हो गया, सम हो गया, एनी हो गया, मैनी हो गया, ये डिटर्मिनस भी हो जाते हैं। जब इनके बाद एक नाउन आएगा तो ये एज अ डिटर्मिनर भी काम करने लगते हैं। तो आप कहेंगे सर ये डिटर्मिनर भी काम करने लगता है अगर इनके बाद नाउन आ जाए तो। अब आपको बहरहाल अगर इतनी बात समझ में आ गई तो ऐसा करते हैं, इन पे एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें एग्जाम्पल नंबर 1 है आपका क्या, कि आई हैव सॉल्व्ड ऑल ऑफ द क्वेश्चंस, ऑल ऑफ द क्वेश्चंस, मैंने सभी सवाल हल कर लिए। आई हैव सॉल्व्ड ऑल ऑफ द क्वेश्चंस। रुकिएगा थोड़ा सा, इस पेज की कमी हो जा रही बच्चों। क्या लिखा हमने, आई हैव सॉल्व्ड ऑल ऑफ द क्वेश्चंस। अब थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा। यहां पर हमने आपको यह कहा कि आई हैव सॉल्व्ड ऑल ऑफ द क्वेश्चंस। अब देखो यहां पर अगर ऑफ की बात करें तो आप कहना सर ऑफ एक प्रेपोजिशन हुआ, प्रेपोजिशन के बाद जो आया प्रेपोजिशन का ये ऑब्जेक्ट हुआ। अब अगर हम बात करें कि सॉल्व एक वर्ब हुआ और वर्ब के बाद जो आया ये वर्ब का ऑब्जेक्ट हुआ। अब देखो ऑल यहां पर अकेला है, अगर अकेला है तो ये प्रोनाउन है, मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। लेकिन अगर इसी सवाल को इस प्रकार से हम लिख दें कि आई हैव सॉल्व्ड ऑल द क्वेश्चंस, तो अब कहना कि यहां पर देखो ऑल के बाद क्या आया हुआ है, एक नाउन। ऑल के बाद एक नाउन, अगर ऑल के बाद एक नाउन आया हुआ है तो आप कहना सर ये क्या है, डिटरमिनर है। ये क्या है, डिटरमिनर है। तो आपने कहा कि ऑल के बाद अगर एक नाउन आया तो आप कह लेना सर ये डिटरमिनर, और नाउन नहीं आया तो आप कह लेना सर ये प्रोनाउन। एक बात मुझे यहां पर आपको और भी सिखानी है कि ऑल और नन, इंडिफिनिट प्रोनाउन में ऑल और नन ऐसे दो वर्ड हैं जो बिना रेफरेंस के लिखे नहीं जा सकते। हमने कहा ऑल और नन दो ऐसे इंडिफिनिट प्रोनाउन हैं जो विदाउट रेफरेंस यानी बिना रेफरेंस के लिखे नहीं जा सकते। कहने का मतलब क्या हो गया कि इनका रेफरेंस क्या होगा ये बात मेंशन होना बहुत जरूरी है। इनका रेफरेंस क्या होगा ये बात मेंशन होना बहुत जरूरी है। अगर आपने इसे नोट कर लिया है, इसे समझ लिया है, तो आप जल्दी से बताएं, फिर इसके बाद आगे चलते हैं। Sure, will there be a question series? Priyanshi Gupta, no. प्रियांशी गुप्ता क्वेश्चन सीरीज 8:30 PM पे लाइव होगा। 8:30 PM पे शेड्यूल लगा हुआ है क्वेश्चन सीरीज। वाईफाई स्टडी, हेलो माय डियर फ्रेंड। ओहो, चलो तो इसमें आपको क्या समझाया गया, अगेन एक बार देख लो। इंडिफिनिट प्रोनाउन यानी द प्रोनाउन दैट डिनोट्स नो डिफिनिट पर्सन आर थिंग, जो किसी डिफिनिट पर्सन या थिंग को डिनोट ना करे, इंडिफिनिट प्रोनाउन होगा। इंडिफिनिट प्रोनाउन ये हैं सभी। फिर हमने आपको बात की कि बोथ, ऑल, सम, एनी एंड मैनी ये डिटर्मिनस भी कहे जाएंगे। कब कहे जाएंगे, जब इनके बाद एक नाउन यूज कर दिया गया हो। फिर हमने दो एग्जांपल्स आपको छोटे छोटे दिए कि आई हैव सॉल्व्ड ऑल ऑफ द क्वेश्चंस। आपने कहा कि सर ऑल यहां पर प्रोनाउन है क्योंकि ऑल के बाद नाउन नहीं आया। आई हैव सॉल्व्ड ऑल द क्वेश्चंस, तो आपने कहा सर इसके बाद एक नाउन आ गया तो मतलब क्या हो गया, डिटरमिनर हो गया। हमें यहां पर ऑल और नन को लेकर के कुछ बताना है। इसमें ऑल और नन को लेकर के क्या बताना है, इस बात को समझो। तो आपको कहा गया कि ये ऑल और नन दो ऐसे प्रोनाउन है, इंडिफिनिट प्रोनाउन, जो बिना रेफरेंस के लिखे नहीं जा सकते। मतलब आप ये कहेंगे कि इनके साथ एक रेफरेंस होना बहुत ही जरूरी है। अगर रेफरेंस नहीं है तो लिखना गलत होगा। जैसे देखो हमने कहा वी हैव डन ऑल वेरी वेल। अब समझिएगा,
हमने कहा वी हैव डन ऑल वेरी वेल। एक पीछे सवाल लिखा हमने, यहां पर देखो, हमने कहा आई हैव सॉल्व ऑल ऑफ द क्वेश्चंस। तो आप ये बताएं ऑल का रेफरेंस क्या है, तो आप कहना सर ऑल का रेफरेंस क्या है, क्वेश्चंस है। आपने क्या सारे क्वेश्चन क्या हल किए, सारे क्वेश्चन हल किए। फिर हमने कहा कि आई हैव सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस, तो आपने क्या सॉल्व किए, यहां पर क्वेश्चन किए, मतलब इनका रेफरेंस है। अगर इसका रेफरेंस है तो आप हमें ये बताएं कि यहां पर वी हैव डन ऑल वेरी वेल। हमने ऑल वेरी वेल क्या, हमने डन किया तो बट ऑल वेरी वेल क्या किया, क्या आप बता सकते हैं ऑल किसका रेफरेंस है। यहां पर कोई रेफरेंस आ रहा है तो आप कहना सर यहां पर तो रेफरेंस ही नहीं आ रहा है। अगर यहां पर रेफरेंस नहीं आ रहा है तो आप कहेंगे सर ऑल लगाना गलत होगा। अगर ऑल लगाना गलत है तो यहां पर क्या कह लेना सर एवरीथिंग हो जाएगा। बट एक अगला सवाल हमने आपके लिए दिया कि वी हैव रेड ऑल ऑफ द क्वेश्चंस, वी हैव रेड ऑल ऑफ द बुक्स। हमने सारी किताबें पढ़ ली। तो अब देखो ऑल का रेफरेंस है, यहां पर क्या है रेफरेंस, आप कह लेना बुक रेफरेंस है। फिर नेक्स्ट मतलब क्वेश्चन ये सही है, क्वेश्चन नंबर 2 सही है। एक सवाल और लिखा हमने कि वी हैव, ऐसा लिखे he gave us some books, he gave us some books, उसने हमें कुछ किताबें दिया। हमने कहा he gave us some books, फिर उसने मुझे कुछ किताबें दिया और हमने कहा क्या कहा कि I have read all, हमने वो सारी किताबें क्या कर ली, पढ़ ली। उसने मुझे कुछ किताबें दी और हमने सारी किताबें क्या कर ली, पढ़ ली। अब एक बात बताइएगा, यहां पर ऑल का रेफरेंस क्या है, तो आपने जो रेड किया, जो आपने पढ़ा, वो आपने क्या पढ़ा, किताबें पढ़ा, तो इसका रेफरेंस ये है, मतलब यहां भी सेंटेंस सही होगा बिल्कुल। लेकिन एक 4 नंबर का सेंटेंस हमने नोट किया कि नन इज इमॉर्टल, नन इज इमॉर्टल यानी कोई भी चीज अमर नहीं है, मतलब सारी चीज मरणशील है। तो आपने कहा नन इज इमॉर्टल। अब देखो नन का यहां पर कोई रेफरेंस तो है नहीं, नन का यहां पर कोई रेफरेंस तो है नहीं। अगर नन का यहां पर कोई रेफरेंस नहीं है तो आप कहेंगे सर नन इस प्रकार से लगाना तो गलत होगा, या तो आप यहां पर नोबडी यूज कर दो, या आप ऐसा भी चाहें तो आप इसके लिए नन ऑफ अस कर सकते हैं। अगर आपने नन ऑफ अस लिखा तो नन का रेफरेंस आ जाएगा क्या, अस, तो नन लगाना यहां पे गलत होगा। एक सवाल देखें 5 नंबर का, चले 5 नंबर का क्वेश्चन देखें। हमने कहा नन ऑफ द बॉयज इज ऑब्लिक आर मिसिंग। अब यहां पर आप सभी समझो, तो आप ये कहेंगे कि सर ऐसा देखो यहां पर कि जो नन है, नन का रेफरेंस तो द बॉयज है, यानी सही है नन लगाना। अब एक बात समझो कि ऑफ क्या आया, प्रेपोजिशन हुआ, प्रेपोजिशन के बाद जो आया प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हुआ, मतलब इज या आर का जो सब्जेक्ट होगा वो क्या होगा, नन होगा। अब नन के अकॉर्डिंग इज लगाए या आर, तो आप ये कहना कि अगर नन का रेफरेंस, अगर कोई प्लूरल नाउन या प्रोनाउन है, अगर नन का रेफरेंस कोई प्लूरल नाउन या प्रोनाउन हुआ तो आप कहना सर इज लगाना भी ठीक है और आर लगाना भी ठीक है। बट एक सवाल हमने और भी लिखा कि नन ऑफ द मनी इज ऑब्लिक आर मिसिंग। अब देखो यहां पर नन लगाना तो बिल्कुल सही है, देखो यहां पर नन लगाना तो सही है क्योंकि नन जो है वो मनी का रेफरेंस है, नन का रेफरेंस है मनी, तो अगर नन का रेफरेंस है मनी तो ये तो सही है। अब आपने कहा ये प्रेपोजिशन हुआ, प्रेपोजिशन के बाद जो आया ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हुआ, मतलब सब्जेक्ट क्या होगा, नन होगा। और नन का रेफरेंस अगर कोई अनकाउंटेबल नाउन है, अगर नन का रेफरेंस प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो सिंगुलर और प्लूरल वर्ब दोनों। अगर नन का रेफरेंस कोई अनकाउंटेबल नाउन है तो आप कहना सर सिंगुलर वर्ब लगेगी, प्लूरल वर्ब नहीं लगेगी। एक बार अगेन देख लो इस बात को, आपको कहा गया, क्या कहा गया यहां पर कि ऑल और नन दो ऐसे वर्ड हैं जो बिना रेफरेंस के इंग्लिश में नहीं लिखे जा सकते। हमने कहा वी हैव डन ऑल वेरी वेल, आखिर हमने डन क्या किया, ऑल डन क्या किया,
यहां पर कोई रेफरेंस नहीं, तो आपने कहा ऑल लगाना गलत है, एवरीथिंग लगा दो। फिर हमने कहा वी हैव रेड ऑल ऑफ द बुक्स। अब ऑल का रेफरेंस यहां पर क्या है, बुक है, मतलब ऑल लगाना सही है। हालांकि ये चीज एडवांस लेवल जो कल से स्टार्ट होगा, अगेन मैं आपको उसमें पढ़ाऊंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमने कहा ही गेव अस सम बुक्स, उसने हमें कुछ किताबें दिया। आई हैव रेड ऑल, हमने उन सारी किताबों को पढ़ लिया। तो ये जो ऑल था वो किसके लिए था, सम बुक्स के लिए था, तो ऑल लगाना यहां भी ठीक है। फिर हमने कहा नन इज इमॉर्टल। अब देखो यहां पर नन का रेफरेंस क्या है, तो आपने कहा सर नन का रेफरेंस कोई दिख ही नहीं रहा है। अगर नन का रेफरेंस नहीं दिख रहा है तो आप ऐसा करो नोबडी लगा दो यहां पर। अगर नोबडी भी नहीं लगा रहे हैं तो आप ऐसा करिए इसका एक रेफरेंस लगा लीजिए, हम में से हर कोई मरणशील है। तो हमने एक रेफरेंस अपने से लगा दिया, नन ऑफ अस, नन ऑफ अस यानी हम में से हर कोई मरणशील है। तो इस प्रकार से आप इसे सही कर सकते हैं। फिर हमने 5 और 6 नंबर क्वेश्चन में वर्ब लगाने के लिए भी कभी कभी आप कंफ्यूज होते हैं कि वर्ब इसके साथ कैसी लगाई जाए, तो आपको बताया गया कि नन ऑफ द बॉयज। अब देखो नन का जो रेफरेंस अगर प्लूरल नाउन है, नन का रेफरेंस यहां पर प्लूरल नाउन है, अगर नन का रेफरेंस कोई प्लूरल नाउन है तो वर्ब आप सिंगुलर और प्लूरल दोनों लगा सकते हैं। बट अगर नन का रेफरेंस कोई अनकाउंटेबल नाउन है तो आप कहना सर सिंगुलर वर्ब लगेगा, प्लूरल वर्ब नहीं लगेगा। अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई हो तो एक बार जितने बच्चे लाइव हैं एक बार जल्दी से थम्स अप करके बता दो। जितने बच्चे लाइव है एक बार आप सभी थम्स अप करके बता दो, फिर इसके बाद आगे चले हम लोग। चलो ये बात तो डिफरेंट है, आप सभी को क्लियर हुआ होगा। हालांकि देखा जाए तो एग्जाम में बहुत अच्छे अच्छे सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन हम लोग करते क्या है कि इंग्लिश में रटने के सिवाय कुछ और करते नहीं। अगर आप ना रटें, अगर समझें तो सोचे कितना बढ़िया हो सकता है। चलो आपको ये 6 नंबर प्रोनाउन कंप्लीट हो गया। 7 नंबर प्रोनाउन की बात करते हैं, 7 और 8, 7 और 8 एक साथ बात करते हैं। एक है आपका क्या, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन 7 नंबर का, 7 नंबर का इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। कल से एडवांस पार्ट शुरू हो जाएगा और ये बैच द स्पीड एप्लीकेशन पर लाइव चलेगा। ये बैच शायद अभी 1-2-3 दिन लाइव रहेगा, यूट्यूब चैनल पर ही लाइव रहेगा। इसके बाद द स्पीड एप्लीकेशन पे चलेगा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। और 8 नंबर में क्या, रिलेटिव प्रोनाउन। 8 नंबर में क्या, रिलेटिव प्रोनाउन। अब समझो रिलेटिव और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। वैसे देखा जाए तो नाम से ये बात भी क्लियर है कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन यानी आप कहना सर इंट्रोगेट, आप कहना सर कि इंट्रोगेट, ऐसा प्रोनाउन जो कि इंट्रोगेट करे यानी सवाल पूछने का काम करे, आप उसे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहिएगा। एक ऐसा प्रोनाउन जो सवाल पूछने का काम करे, आप उसे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहिएगा। तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहने का मतलब क्या कि द वर्ड दैट इज यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन, द वर्ड दैट इज यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन, ऐसा वर्ड जो क्वेश्चन आस्क करने की बात करे वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा, वो इंट्रोगेट होगा। अब अगर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की बात करें तो कौन कौन से हो जाएंगे, तो सुनो, हु, whom, which and what। अब रिलेटिव प्रोनाउन की बात करें तो आप कहना सर रिलेटिव प्रोनाउन हमें लग रहा है ये रिलेट से बना हुआ, और रिलेट कहने का सेंस क्या, जोड़ना, यानी द प्रोनाउन दैट इज यूज्ड टू ऐड समथिंग या ऐड क्लॉजेस, ऐसा प्रोनाउन जो क्लॉजेस को ऐड करने के काम में आए, आप उसे क्या कहिएगा, रिलेटिव प्रोनाउन कहिएगा। ऐसा प्रोनाउन जो ऐड करने के काम में आए क्लॉजेस को, तो आप उसे रिलेटिव प्रोनाउन कहिएगा। और रिलेटिव प्रोनाउन की बात करें तो आप कहना सर हु, whom, which और दैट। हालांकि रिलेटिव प्रोनाउन और भी होते हैं, जैसे एज हो गया, बट हो गया, व्हाट हो गया, व्हाटसोएवर हो गया, व्हाटएवर हो गया, व्हिचएवर हो गया, व्हिचसोएवर हो गया, फिर हुएवर, हुसएवर, हुमेवर, हुमसोएवर। तो ये रिलेटिव प्रोनाउन ये भी कहे जाते हैं, बट उनको हम लोग एडवांस पार्ट में पढ़ेंगे, अभी आप इतनी बातें सीखेंगे। अब अगर आप देखें यहां पर तो आप कहना सर जो हु है वो पर्सन के लिए यूज किया जाएगा,
और सब्जेक्ट होगा। whom है पर्सन के लिए यूज किया जाएगा और ऑब्जेक्ट होगा। फिर आप कहना सर विच और व्हाट में ये या तो सब्जेक्ट या थिंग के लिए यूज किया जाएगा, और ये या तो सब्जेक्ट होगा या ऑब्जेक्ट होगा, दोनों में से कोई एक होगा। ठीक है ना। अब यहां पर बात करें जबकि रिलेटिव प्रोनाउन में, तो रिलेटिव प्रोनाउन में आप कहना सर ये पर्सन के लिए यूज किया जाएगा और क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। पर्सन के लिए यूज किया जाएगा और क्या होगा, तो आप कहना सर सब ऑब्जेक्ट होगा। फिर विच किसी थिंग के लिए यूज किया जाएगा और सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है। और दैट किसी पर्सन या थिंग के लिए यूज किया जाएगा, पर्सन या थिंग के लिए यूज किया जाएगा, और ये भी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है। अब आप ये कहेंगे कि सर ज्यादा डिफरेंसेस तो मुझे पता नहीं चल पा रहा है कि आखिर ये रिलेटिव प्रोनाउन और इंटरोगेटिव प्रोनाउन में ज्यादा डिफरेंसेस क्या है। मतलब लगभग तो ये सेम ही लग रहे हैं, तो आप इन्हें नोट कर लो। अब इन्हें एग्जाम्पल से समझेंगे तो फिर आपको ज्यादा बढ़िया समझ में आएगा कि जब इन्हें एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे तो ज्यादा बढ़िया आपको क्लियर होगा कि इंटरोगेटिव प्रोनाउन क्या है और रिलेटिव प्रोनाउन क्या है, कि इंटरोगेटिव प्रोनाउन क्या है और रिलेटिव प्रोनाउन क्या होगा। आप इसको ज्यादा बढ़िया से समझ में आएगा जब आप कहां से पढ़ेंगे, जब आप पढ़ेंगे किससे, आप पढ़ेंगे इनके एग्जाम्पल से। तो आपने इस बात को नोट कर लिया। अब इसके एग्जाम्पल को समझते हैं हम लोग, और एग्जाम्पल को अब समझेंगे तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। डिफरेंस बिटवीन इंटरोगेटिव एंड रिलेटिव, इंटरोगेटिव और रिलेटिव के बीच में क्या अंतर है, एग्जाम्पल से हम लोगों को ये ज्यादा बढ़िया समझ में आएगा। अब देखो एग्जाम्पल की बात करते हैं हम सभी। एक सवाल हमने आपके लिखा कि हु, वेट, एक सवाल हमने आपके लिए लिखा कि who has given you this box, who has given you this box। अब आपने ये कहा कि देखो यहां पे आप ऐसा भी कह सकते हैं कि सर लास्ट में अगर इंटरोगेटिव वर्ड आया, अगर लास्ट में इंट्रोगेशन मार्क्स आया या क्वेश्चन मार्क आया लास्ट में, तो आप इस वजह से भी कह सकते हैं सर सवाल पूछने की बात हो रही है। या सेंटेंस के प्रारंभ में ही अगर कोई वर्ड आया जो इंटरोगेटिव हो तो वो इंटरोगेटिव वर्ड कहा जाएगा। मतलब आप कह लेना ये सवाल पूछने का ही काम करेगा, ये जोड़ने का काम नहीं कर सकता। फिर एक सवाल हमने आपके लिए ये कहा कि आई नो द गर्ल हु हैज गिवन यू दिस बॉक्स। अब इस बात को समझने की कोशिश करिए। अब आपने कहा कि सर लास्ट में कहीं सवाल पूछने का काम नहीं करता है, लास्ट में कहीं सवाल पूछने का काम तो कर नहीं रहा है। अगर ये सवाल पूछने का काम नहीं कर रहा है मतलब ये कोई रिलेटिव प्रोनाउन होगा, ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन तो नहीं होगा। तो आप कहेंगे सर इस बात को रिलेट करने के लिए इस बात से हमने क्या लगाया, यहां पर हु लगाया। मतलब हु यहां पर काम क्या कर रहा है, तो आप कहना सर कंजंक्शन का काम कर रहा है। हु और क्या है, तो आप कहना सर अगर ये हु एक हेल्पिंग वर्ब है तो ये हेल्पिंग वर्ब का सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट कोई नाउन या प्रोनाउन होगा। अब ये कोई नाउन तो है नहीं, तो आप कहना सर ये प्रोनाउन होगा। अच्छा,
कंजंक्शन प्लस प्रोनाउन को मिला करके आप सभी कह क्या सकते हैं? कंजंक्टिव प्रोनाउन। क्या कह सकते हैं? कंजंक्टिव प्रोनाउन। कंजंक्शन प्लस प्रोनाउन को मिला के आप कह सकते हैं कंजंक्टिव प्रोनाउन, और इसी कंजंक्टिव प्रोनाउन को ही आप जानते हैं रिलेटिव प्रोनाउन के नाम से। एक बात आपको समझ में आई। दूसरी बात समझो, दूसरी बात समझो आप। अगर यहां पर आया तो इससे पहले जो आएगा नाउन या प्रोनाउन, इससे पहले जो आएगा नाउन या प्रोनाउन, इसे आप एक नाम से जानते हैं एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट यानी पूर्ववर्ती। तो जो हु के पहले आएगा नाउन या प्रोनाउन वो एंटीसीडेंट के नाम से जाना जाएगा। और एंटीसीडेंट कहने का मतलब क्या होगा? पूर्ववर्ती। तो अब ये बताएं कि ये क्या होगा? आपका पूर्ववर्ती होगा, एंटीसीडेंट होगा। अगर ये पूर्ववर्ती है, एंटीसीडेंट है, तो अब ये बताइएगा कि यहां पर वैसे देखा जाए तो रिलेटिव प्रोनाउन का, किसी भी प्रोनाउन का कोई अपना पर्सन नंबर जेंडर नहीं होता। जो रिलेटिव प्रोनाउन का कोई अपना पर्सन नंबर जेंडर नहीं होता। जो उसके पहले आने वाले नाउन का पर्सन नंबर जेंडर होगा वही रिलेटिव प्रोनाउन का पर्सन नंबर जेंडर होगा। मतलब अगर बात करें तो ये गर्ल है, गर्ल का एक फेमिनिन जेंडर होता है, मतलब हु एक फेमिनिन जेंडर है यहां पर। अगर यहां पर बॉय लिख देता तो हु मैस्कुलिन जेंडर हो जाता। अगर यहां पर मैं पीपल लिख देता तो हु एक कॉमन जेंडर हो जाता। फिर गर्ल सिंगुलर है, इस वजह से हु भी सिंगुलर है। अगर बॉय लिख देता, बॉय सिंगुलर था तो हु भी प्लूरल हो जाता, सॉरी सिंगुलर हो जाता। अगर मैं बॉयज कर देता तो बॉयज प्लूरल था तो इसका भी नंबर क्या हो जाता? प्लूरल हो जाता। तो अब देखो यहां पर गर्ल क्या है? सिंगुलर है। अगर ये सिंगुलर है तो ये भी सिंगुलर ही होगा, और उसी के अकॉर्डिंग यहां पर हैज यूज किया गया। कई बार सवाल पूछा जाता है। मतलब जो पर्सन नंबर जेंडर एंटीसीडेंट का होगा वही रिलेटिव प्रोनाउन का पर्सन नंबर जेंडर हो जाएगा। तो जो पर्सन एंटीसीडेंट का होगा वही पर्सन रिलेटिव प्रोनाउन का पर्सन नंबर जेंडर हो जाएगा। अब अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो थोड़ा और समझिएगा। आप इतनी बात और कह लीजिएगा कि ये क्या होगा? प्रिंसिपल क्लॉज कही जाएगी। और जितने भी रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं अगर इनसे किसी भी क्लास को जोड़ा गया तो आप उसे सबऑर्डिनेट क्लॉज कह दीजिएगा। मतलब ये क्या हो जाएगी? एक सबऑर्डिनेट क्लॉज हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी? एक सबऑर्डिनेट क्लॉज हो जाएगी। तो आप कहना कि ये क्या हो जाएगी? एक सबऑर्डिनेट क्लॉज हो जाएगी। आपने कहा ये प्रिंसिपल क्लॉज, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब एक बात इसमें और भी समझने लायक है, वो क्या है उसे भी समझ लो। आप कहिए सर यहां से लेकर के हु हैज गिवन यू दिस बॉक्स, अगर यहां से लेके यहां तक की बात की जाए तो आप ये बताएं कि हु हैज गिवन यू दिस बॉक्स, जिसने इस बॉक्स को तुम्हें दिया है, ये किसके बारे में बताने का काम कर रहा है? तो आप कहना सर गर्ल के बारे में बताने का काम कर रहा है। गर्ल क्या है? तो आप कहना सर गर्ल एक नाउन है, और जो नाउन को एक्सप्लेन करने का काम करे या प्रोनाउन को एक्सप्लेन करने का काम करे, जो नाउन या प्रोनाउन को एक्सप्लेन करने का काम करे तो आप कहना सर वो क्या कहा जाएगा? एडजेक्टिव। जो नाउन या प्रोनाउन को बताने का काम करे तो वो एडजेक्टिव कहा जाएगा। तो अगर ये हु हैज गिवन यू दिस बॉक्स ये यहां पर द गर्ल को एक्सप्लेन करने का काम कर रहा है, यानी जिसने दिया उसके बारे में बताने का काम कर रहा है, और जो नाउन या प्रोनाउन को एक्सप्लेन करे आप कहना वो एडजेक्टिव होगा। अब चूंकि इसमें एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है, मतलब क्लॉज भी है, तो आप कह लेना एडजेक्टिव क्लॉज कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? एडजेक्टिव क्लॉज कहा जाएगा। और आपने इस बात को पढ़ा ही होगा कि एडजेक्टिव क्लॉज क्या है, एडवर्ब क्लॉज क्या है, फिर नाउन क्लॉज क्या है, आपने इस बात को पढ़ा ही होगा। तो कुल मिलाकर के रिलेटिव प्रोनाउन क्या कहा जाएगा और इंटरोगेटिव प्रोनाउन क्या कहा जाएगा, आपको ये डिफरेंस समझ में आएगा। अगेन एक ये इसमें दो बातों की आपको आगे जरूरत पड़ेगी। किसकी? कि एंटीसीडेंट क्या कहा जाएगा? हु, विच या दैट से पहले जो आएगा, हुम से पहले जो आएगा वो एंटीसीडेंट होगा। अब ये बताएं कि इसके बाद इस वर्ब को कैसे लगाते हैं? हु का पर्सन नंबर जेंडर वही होगा जो उसके पहले आने वाले नाउन का होगा, और जब वही बन जाएगा तो उसी हु के अकॉर्डिंग आप क्या लगा लीजिएगा? एक वर्ब लगा लीजिएगा। दो सवाल आपके एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं, तो आप इसे एंटीसीडेंट कहते हैं और इसे आप ये वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे? जो उसका एंटीसीडेंट होगा सिंगुलर तो ये सिंगुलर है, प्लूरल है तो ये प्लूरल है। जो पर्सन नंबर जेंडर एंटीसीडेंट का होगा वही
वही प्रोनाउन रिलेटिव प्रोनाउन का पर्सन नंबर जेंडर होगा। जो एंटीसीडेंट का पर्सन नंबर जेंडर होगा वही रिलेटिव प्रोनाउन का पर्सन नंबर जेंडर होगा। हाँ, क्या है? अमित मौर्य, रिलेटिव प्रोनाउन इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू इट्स एंटीसीडेंट, राइट, वेरी गुड मंटू। दिव्या शुक्ला, सर समझ नहीं आया। मंटू, सबऑर्डिनेट क्लॉज बिगिंस विथ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, वेरी गुड मंटू। दिव्या शुक्ला, समझ में नहीं आया। दिव्या शुक्ला, समझ में नहीं आया। अगर आप शुरुआत से थे तो आपको समझ में आया होगा, फिर भी चलो एक बार मैं बता देता हूं, बाकी वीडियो पीछे करके आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। आपको क्या कहा गया यहां पर? हमने आपको यह बताया कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या होगा? ऐसा प्रोनाउन जो सवाल पूछने का काम करेगा, यानी इंट्रोगेट करने का काम करेगा, टू आस्क क्वेश्चन, उससे आप इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहिएगा। रिलेटिव प्रोनाउन द प्रोनाउन दैट इज यूज्ड टू ऐड समथिंग या ऐड क्लॉजेस, क्लॉजेस को ऐड करने का काम करेगा। ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, ये रिलेटिव प्रोनाउन थे। फिर एग्जांपल दिया गया कि हु हैज गिवन यू दिस बॉक्स, आपको इस बॉक्स को आपको किसने दिया? तो आप ये बताएं, हु यहाँ पर आस्क क्वेश्चन करने की बात कर रहा है, क्वेश्चन पूछने की बात कर रहा है, तो हु एक क्या होगा? प्रोनाउन होगा। और कैसा प्रोनाउन होगा? आप कहना सर ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा। फिर हमने कहा आई नो द गर्ल, मैं उस लड़की को जानता हूं, हु हैज गिवन यू दिस बॉक्स, जिसने इस बॉक्स को तुम्हें दिया है। तो आपने कहा हु यहां पर एक कंजंक्शन का काम कर रहा है, प्लस इसका सब्जेक्ट का काम कर रहा है, और सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होगा। तो अब ये कोई नाउन तो है नहीं, आपके को प्रोनाउन है ये। तो कंजंक्शन प्लस प्रोनाउन का काम यहां पर हु कर रहा है। कंजंक्शन प्लस प्रोनाउन का काम हु कर रहा है, तो आप कहना सर इसे कंजंक्टिव प्रोनाउन कहेंगे। और यही कंजंक्टिव प्रोनाउन किसकी तरह यूज किया जाएगा? तो आप कहना सर रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज किया जाएगा। फिर अगली बात हमने कहा कि हु के पहले जो आएगा, यानी रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो नाउन या प्रोनाउन आएगा, उसे आप एंटीसीडेंट कहते हैं। एंटीसीडेंट यानी पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती कहते हैं। जो एंटीसीडेंट का पर्सन नंबर जेंडर होगा, जैसे इसका जो जेंडर है वो क्या है? फेमिनिन जेंडर है, तो हु का भी जेंडर क्या होगा? फेमिनिन होगा। अगर यहां पर कोई बॉय होता तो उसका जेंडर मैस्कुलिन होता, तो हु का भी जेंडर क्या होता? मैस्कुलिन होता। अब गर्ल यहां पर सिंगुलर है, तो हु भी क्या है? सिंगुलर है। अगर यहां पर बॉयज लिख देता या गर्ल्स कर देता तो गर्ल्स प्लूरल हो जाता, तो यहां पर हु भी प्लूरल हो जाता। अब यहां पर गर्ल अगर सिंगुलर है तो हु सिंगुलर, और इसी के अकॉर्डिंग, हु के अकॉर्डिंग आपने क्या लगाया? हैज लगाया। फिर अगली बात, ये क्लास आपकी प्रिंसिपल क्लॉज कह दी जाएगी। और इसके बाद जितने भी रिलेटिव प्रोनाउन हैं, रिलेटिव प्रोनाउन से जो भी क्लॉजेस आपकी जोड़ी गई हैं, वो सबऑर्डिनेट क्लॉज कही जाएंगी। फिर एक बात हमने और बताई, हु हैज गिवन यू दिस बॉक्स, इस बॉक्स को जो आपको ये बॉक्स दिया है, अब ये किसके बारे में एक्सप्लेन कर रहा है? तो आप कहना सर गर्ल के बारे में एक्सप्लेन कर रहा है। गर्ल क्या है? गर्ल एक नाउन है, और जो नाउन के बारे में एक्सप्लेन करे वो एडजेक्टिव कहा जाएगा। अब चूंकि इसमें एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है, एक ऑब्जेक्ट है, तो आप कहना सर क्लॉज है ये, तो आप कहना सर ये एडजेक्टिव क्लॉज कह दिया जाएगा। तो दिव्या शुक्ला, केवल इतनी ही बात तो हमने बताई थी। अब एक बार कमेंट करके बताएं कि आप सभी बच्चों को आज की क्लास समझ में आई या फिर नहीं आई। आज टोटल हमने आपको कितने प्रोनाउंस पढ़ाए, अगेन एक बार देख लो, सभी बच्चे कमेंट करके बताएं। और ये क्लास रेगुलर 7 PM पे लाइव होगी ऑन यूट्यूब। तो आज आपको कितनी बातें हमने आपको सिखाई? हमने आपको सिखाया रेसिप्रोकल प्रोनाउन से। रेसिप्रोकेशन क्या होता है आपको ये बात बताया हमने कि रेसिप्रोकेशन मतलब ये है कि आप मुझे इज्जत दो, मैं आपको इज्जत दूंगा, मतलब गिव एंड टेक। गिव एंड टेक की बात करें वो रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। रेसिप्रोकल प्रोनाउन आपके दो होते हैं, ईच अदर एंड वन अनदर। ईच अदर इज यूज्ड फॉर टू पर्सन एंड वन अनदर यूज्ड फॉर मोर देन टू। क्वेश्चंस के थ्रू हमने आपको बताया कि आखिर ये रेसिप्रोकेशन क्या होता है, आपको ये बात हमने समझाया। फिर इसके बाद आगे आ जाए, आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बताया, डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाता है ये बात, ये तरीका बताया। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन आपके 3 होंगे, ईच, आइदर एंड नाइदर। एवरी केवल डिटरमिनर होता है, मतलब एवरी बिना नाउन के लिखा नहीं जा सकता। फिर ईच, एवरी, आइदर, नाइदर ये आपके डिटरमिनर होंगे, मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी कहे जाते हैं, और डिटरमिनर बिना नाउन के इंग्लिश में नहीं लिखे जाते। इसके बाद हमने कुछ एग्जांपल बताए, वीडियो आप पीछे करके देख लीजिएगा। इंडिफिनिट प्रोनाउन की बात करें तो एक ऐसा प्रोनाउन होगा जो किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु के बारे में बताने का काम करे, वो इंडिफिनिट प्रोनाउन कहा जाएगा। सम, एनी, नो, एवरी
से हमने बडी, वन या थिंग या वेयर कंपाउंड कर दिया, बाकी कुछ इंडिफिनिट प्रोनाउन और भी लिखे। हालांकि डिटर्मिनर मतलब ये एडजेक्टिव भी कहे जाएंगे, क्योंकि इनके बाद नाउन भी आ जाता है, तब ये एडजेक्टिव कहे जाएंगे। हमने कुछ एग्जांपल से बात बताई। ऑल और नन ऐसे दो वर्ड है, ऐसे दो इंडेफिनिट प्रोनाउन है जो बिना रेफरेंस के सेंटेंस में नहीं लिखे जा सकते। कैसे, अगेन देख लेना एक बार। इंटरोगेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन में डिफरेंस बताए कि इंटरोगेटिव प्रोनाउन वो होगा जो क्वेश्चन पूछने का काम करेगा, रिलेटिव प्रोनाउन वो होगा जो जोड़ने का काम करेगा। कैसे होगा ये चीज हमने आपको बखूबी समझाया, आप सभी को समझ में आ गया होगा। द बॉय हुम आई मेट यस्टरडे इज माई बेस्ट फ्रेंड, तो क्या करना है भैया इसमें, बिल्कुल सही लिखा गया है। क्या दिक्कत है इसमें, इसमें मंटू यादव क्या समस्या है? सुमित पांडे, सर मैंने लीवोलन पर ऐप पर आपका बैच परचेज किया था 1 ईयर वाला, अब मैं कैसे एक्टिवेट करूं? सुमित पांडे, आपने परचेज किया था, एक बार मेरे पास आप व्हाट्सएप कर लीजिएगा, ठीक है, आप मेरे पास एक बार व्हाट्सएप कर लीजिएगा, आपको जानकारी मैं दे दूंगा, ठीक है सुमित पांडे जी। बाकी द स्पीड एप्लीकेशन पे कल से बैच स्टार्ट हो चुका है, अभी लगभग 2-4-6 दिन ये डेमो क्लास चलता रहेगा यूट्यूब पर, तो यूट्यूब पे डेमो क्लास चलता रहेगा। उम्मीद करता हूं आप सभी को बहुत समझ में आ रहा होगा, बहुत मजा आ रही होगी। रेगुलर आप जुड़ना ना भूलें 7 PM पर, रेगुलर आप जुड़ना ना भूलें 7 PM पर, और 8:30 PM पर प्रैक्टिस बैच है, 8:30 PM पे प्रैक्टिस बैच है। तो चलो अगेन कल मिलते हैं अपने टाइम से 7 PM पर। ओके बच्चों, बाय बाय। ये बैच केवल और केवल 1000 में है, 1000 में कंप्लीट कोर्स आपको कराया जाएगा, 1000 में कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा। सुमित पांडे, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9956695381। तो इस बैच की वैलिडिटी 1 ईयर होगी, कंप्लीट कोर्स होगा, 1000 में होगा। ऑफर है अभी, क्योंकि इसकी फीस 2000 है, तो आप सभी एप्लीकेशन में जाकर के एडमिशन ले लीजिएगा। बाकी अभी यूट्यूब पे चलता रहेगा, यूट्यूब पे आप सभी डेमो ले सकते हैं, 2-4-6 दिन अभी और डेमो ले सकते हैं अगर आप लेना चाहें। अगेन मिलते हैं कल। ओके, बाय बाय एंड गुड नाइट एवरीवन।